हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ लिया था, हम लोग दलहनी फसलों में चल रहे थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अरहर। तो आज इसी वे में हम लोग ग्राम की बात करते हैं। हम लोग क्रॉप्स को धीरे धीरे खत्म करके फिर कुछ सॉइल साइंस में बचे हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन है काफ़ी, अभी उन पर भी चर्चा कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो जो भी पढ़ पा रहे हैं सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो बॉटनिकल नेम है आपका सीसर एराइटिनम, सीसर, कई जगह साइसर भी मिलता है, सीसर एराइटिनम, एराइटिनम भी लिखा मिलता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। गुणसूत्र ध्यान रखेंगे, 14, 16 दोनों मानते हैं, लेकिन 16 सिर्फ ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 16 को याद रखेंगे आप। प्रोटीन परसेंटेज की अगर बात करें हम लोग, प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो 21.1%। इसका प्रोटीन अक्सर पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, जनरली दलहनी फसलों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है 60 to 62% की बात, मतलब 60 से 62% के बीच वैरी करता रहता है। इसमें फैट का भी ध्यान रखेंगे। इसमें फैट पूछा गया, एक बार बीएचयू में फैट का पूछा गया 4%। इन चीजों को भी थोड़ा सा आप चर्चा में रखेंगे, इसको आप पढ़ लें। अब अगर बात करें हम कि इतनी सारी बातें हो गई, अब इसको आप नोट कर लें, फिर लिखेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन भारत में होता है। इंडिया हैज फर्स्ट पोजीशन, इंडिया हैज फर्स्ट पोजीशन, ठीक, इन एरिया एंड प्रोडक्शन बोथ, ठीक। अब अगर हम बात करें, इंडिया का पहला स्थान है। अब अगर हम बात करें तो भारत में पहला स्थान किसका, सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो आपका मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा चने का उत्पादन कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बुंदेलखंड रीजन में होता है। भारत में सबसे ज्यादा एमपी, और यूपी में अगर बात करें तो बुंदेलखंड, यूपी अगर बात करें तो बुंदेलखंड, ठीक। अब लिखेंगे चने को चिकपी, चने को चिकपी तथा बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। चने को चिकपी तथा बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे चिकपी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर देखा होगा चने को, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि चने का जो स्ट्रक्चर होता है वो चिक के नुमा होता है। उसका जो ये ठुड्डी होती है, चोंच जो होती है वो चिक के नुमा होती है, मतलब मुर्गी के चूजे जैसा होता है, इसलिए इसे चिकपी का नाम भी दिया गया है। खैर, अब लिखेंगे चने की पत्ती में खट्टापन या नमकीनपन का कारण, तो वो है मैलिक एसिड। चने की पत्ती में खट्टापन या नमकीनपन का कारण मैलिक एसिड, लगभग 90 से 94%। और दूसरे नंबर पे है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये लगभग आपका 6 से 10%। कितना है, 6 से 10%। इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात आती है ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड की हमने बात करी। अब एक टर्म आता है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन रहा है ये आपके आईसीआर में और बीएचयू में भी, निपिंग। ध्यान रखेंगे, निपिंग। निपिंग, चने में निपिंग की क्रिया, ये पूछा है। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली क्या बनता है, निपिंग इज रिलेटेड टू, तो ग्राम ऑप्शन है तो ग्राम। अगर ऑप्शन ग्राम नहीं है, इनकेस चाय रख दिया तो चाय में भी निपिंग की क्रिया करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है, क्वेश्चन लिख लेंगे, इसका उद्देश्य होता है लेटरल ब्रांचेज, मतलब पार्श्व शाखाएं विकसित करना। लेटरल ब्रांचेज, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल ब्रांच, मतलब पार्श्व शाखाएं। हम ऊपर के हिस्से को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, और इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को बड़े हम ध्यान से एक बार बोलते जाते हैं। पहला नंबर हमने क्या बोला,
इसमें लेटरल, इसका उद्देश्य होता है लेटरल ब्रांचेस को बढ़ाना, और वानस्पतिक वृद्धि जो उसका मेन स्टेम जो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, टिप पोर्शन को हम तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लेटरल ब्रांचेज का विकास होता है। इसका उद्देश्य यही होता है पार शाखाओं को विकसित करना, मतलब वैसी शाखाएं जिसमें प्रजनन की क्रिया ज्यादा हो, जिसमें फूल और फल ज्यादा लगे। क्लियर हो गई बात? मतलब फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसका उद्देश्य ये हो गया। अब बात आती है इसके लिए, सपोज पूछ ले किस हम जानवर का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए भेड़ का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। निपिंग की क्रिया कराने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिप का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, भेड़ का प्रयोग कर सकते हैं निपिंग की क्रिया कराने के लिए। अब दूसरी बात उठती है कि और किस केमिकल का प्रयोग करेंगे, या तो आप हाथ से खुटाई करें, वो भी समझ में आ रहा है, या तो आप किस केमिकल का, तो टीबा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टीबा का, TIBA, ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड 75 ppm के हिसाब से हम फील्ड में अप्लाई कर देंगे, 75 ppm के हिसाब से हम फील्ड में अप्लाई कर देंगे टीबा, ट्राई इंडो बेंजोइक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, हम अभी आप लोगों का, मेरा सिर्फ इस क्लास, जो भी क्लासेस चल रही हैं चाहे वो जिस हम लोगों की, उस इसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का मैच कर जाए और आप लोग के काम चल जाए, काम हो जाए। क्योंकि ये जो भी परेशानी अब धीरे धीरे चलो ढील भी हो रही है, ईश्वर जाने क्या होना है, चलो खैर हुई है वही जो राम रचि राखा, बाकी तो वही है। अब क्या सोचे, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। अब पहले तो सोचा नहीं पागल, अब रोने से क्या होगा, तो पता नहीं क्या होगा। खैर, तो मैं बता रहा था आपका, तो ये टीबा का प्रयोग कर लेंगे, हाथ से कुटाई कर लेंगे। निपिंग की क्रिया, निपिंग की क्रिया 30 से 40 दिन पर करते हैं। कितने? 30 to 40 डेज पर हम निपिंग की क्रिया कर लेंगे। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब निपिंग हो गया आपका। अब हम बात करेंगे सीड रेट की। क्या बात करेंगे? सीड रेट की। सीड रेट की तो 80 से 100 किलोग्राम बीज, 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग 30 गुणे 10 सेंटीमीटर, स्पेसिंग 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ सोइंग, बुआई की गहराई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुआई की गहराई, डेप्थ ऑफ सोइंग, इसका हम ध्यान रखेंगे 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं बुआई की गहराई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुआई की गहराई नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। इसका उद्देश्य मैं आगे भी बताऊंगा, जब रोग पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा ये क्यों इतने रखते हैं, क्या जरूरत है इसकी। खैर, लेकिन अभी बता दें, एक उठा रोग के लिए अगर इतनी गहराई पर रखते हैं तो हम उठा रोग से बच जाएंगे, जो चने में उठा रोग आपका लगता है। अब हो गया। अब लिखेंगे काबुली चने की बीज दर 100 से 120 किलो। पहले काबुली चने का वैज्ञानिक नाम सीसर काबुलियम, काबुली चने का वैज्ञानिक नाम सीसर काबुलियम। सीसर काबुलियम, ठीक, सीसर काबुलियम हो गया। ये हो गई बातें। इसकी बीज दर है आपका 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय, सबसे ध्यान रखेंगे इसका, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम होता है चने के लिए आपका। बाकी आप आगे पीछे भी बोलते रहते हैं, उसमें किसानों की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो हम लोगों से क्वेश्चन पुटअप होने हैं हम उन पे बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? अब इरिगेशन, सिंचाई, इसका थोड़ा सिंचाई का भी ध्यान रखेंगे। सिंचाई में अगर हम बात करें तो आपका प्री फ्लावरिंग, 2 इरिगेशन देते हैं, दो सिंचाई देते हैं। पहला देते हैं प्री फ्लावरिंग। हमने सिंचाई भी नहीं पढ़ाई है, सिंचाई हम पढ़ाएंगे। सिंचाई कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, सारी उसमें ड्रिप इरिगेशन, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, सारे इरिगेशन की बात करेंगे हम। लेकिन हम सोच रहे हैं क्रॉप धीरे धीरे हम खत्म कर लें पहले। प्री फ्लावरिंग, दूसरा पॉट डेवलपमेंट।
फूल आने से पूर्व और फली बनते समय। नहीं, फली बनते समय ना लिखें, आप पॉड फॉर्मेशन लिख लें, डेवलपमेंट ना लिखें, पॉड फॉर्मेशन, फली बनते समय, पॉड फॉर्मेशन लिख लें, फली बनते समय। फूल आने से जस्ट पहले और दूसरा फली बनते समय। इस बात का ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि दलहनी फसलें हैं। अब आपकी बात आ गई वेराइटीज, प्रजातियां, प्रजातियां। RS11, RS11, ठीक। इसको ध्यान देंगे, उत्परिवर्तित प्रजाति कैसी है, म्यूटेंट वेराइटी है। BG 256, BG 256 एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग के प्रति सहनशील प्रजाति है, ठीक। BG 256 गौरव एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है। एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग के मैं आगे भी बता देंगे वहीं, जब रोग पढ़ाते हैं तो वहीं बता देंगे। चलो, बीजी गौरव, राधे, चाफे, C235, C235, ICCC अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, ICCC, ICCC1 अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। अवरोधी, अवरोधी कई बार पूछी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, अवरोधी। इतनी प्रजातियों को आप ध्यान रखेंगे, हो गई बातें। अब आपका चने में हम बात करें तो प्रजातियां हो गई। हाँ, आप खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण में इसमें पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पेंडीमेथिलीन। पेंडीमिथाइलिन या पेंडीमेथिलीन, 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 पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करते हैं। 1.5 से 2 लीटर दवा यूज करेंगे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द केसेस दलहनी फसलों में हम पेंडीमेथिलीन, कहीं कहीं बासालिन लिखा मिलता है लेकिन बासालिन बंद हो गया है, और फ्लुक्रोलिन या बासालिन, तो आप पेंडीमेथिलीन सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान में प्रयोग की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हो गई बातें। अब सीधे लिखेंगे डिजीज या रोग, डिजीज या रोग। तो पहला रोग का नाम लिखेंगे सीधे आप, विल्ट या अंगूठा, विल्ट या अंगूठा। विल्ट या अंगूठा हम पहले ही बता चुके हैं, विल्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फंगस से ही होता है, नहीं, विल्ट के बहुत सारे, जब मैं विल्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसके बहुत सारे रीजन आएंगे, तो उसमें भी हम देख लेंगे। तो विल्ट की अगर हम बात करें तो विल्ट के सिर्फ एक, लेकिन हम यहां कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात जरूर करेंगे। तो लिखेंगे इसका यह रोग, ऐसे लिख लेंगे यह रोग, फ्यूजेरियम आर्थोसेरस, फ्यूजेरियम आर्थोसेरस, या करके उसी का दूसरा नाम है ऐसे ही, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। एफ स्पीसीज, एफ स्पीसीज का मतलब फॉर्म ऑफ स्पीसीज, एफ स्पीसीज सरसी, सरसी, सरसाई, ठीक, सरसी, सरसाई, सरसाई लिख लो, हाँ सरसी, ठीक है। चलो, फ्यूजेरियम फॉर्म ऑफ स्पीसीज सरसी। अब मैं बता दूं विल्ट के क्लियर केस में मैं बताया था उस दिन जब वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे, जब आपको बॉटनी में भी पढ़ाया गया होगा। वैस्कुलर बंडल में जाइलम पर्टिकुलर क्या होता है, जाइलम चोक हो जाता है इसमें,
ये जो जाइलम होता है ये फंक्शन नॉन फंक्शनेबल हो जाता है, काम करना बंद करता है, ये चोक करता है, इसके सारे मैकेनिज्म को ये मार देता है ये फंगस। और नीचे से क्या होता है, आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो भी आपके वाटर्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ये बातें हो पाती हैं। अब दिक्कत आ जाती है। अब मैं बताया होगा जब हम लोग फिजिकल पढ़ रहे होंगे कि दिस द डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें क्या होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, जब सूखने की जो प्रवृत्ति होती है पौधे की, वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है, न कि अपवार्ड होता है। जो ड्राइंग ऑफ प्लांट होता है, जो मतलब सूखने की जो व्यवस्था होती है इसकी, वो डाउनवर्ड मोमेंट में ये सूखता है, क्योंकि जब चुप हो जाएगा, पानी जाएगा नहीं, तो ऊपरी हिस्सा में सबसे पहले कमी होगी, वो धीरे 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 नीचे की तरफ मारता चला जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। क्लियर होगी बातें? अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? अब एक तो हम इसके उपाय क्या करेंगे, पहला अगर हम उपाय की बात करें, सबसे बेहतरीन उपाय, नॉर्मली यूज भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी उपाय। इससे बचने के लिए हम चने को 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई बोते हैं। कितनी गहराई बोते हैं? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उठा रोग से बचने के लिए चने को कितनी गहराई बोना चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट, किस प्रकार की? तो अवरोधी, किस प्रकार की प्रजाति? अवरोधी जो वैरायटी है ये उंगठा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। अवरोधी प्रजाति कैसी है? उंगठा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। C235, अगर हम इसकी बात करें तो ये उंगठा रोग के प्रति वो क्या नाम है, टोलरेंट है, सहनशील है। ये उंगठा रोग के प्रति सहनशील है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। तो इतनी बातें हमने बता दी। और अब लिखेंगे एक वैरायटी, एक रोग का और नाम, एस्कोकाइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा, एस्कोकाइटा काइटा ब्लाइट। एस्कोकाइटा ब्लाइट। अब अगर हम एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग की बात करें, पहला तो टर्म है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब ही होता है जल जाना। अब अगर हम बात कर लें कि किसी चीज में जल जाने का मतलब, तो जब कोई चीज, जब कोई भी चीज, जैसे अगर हम बात करें तो पहले क्या होगा? एंट्रेंस होगा, पहले पेनिट्रेशन। अच्छा, पेनिट्रेट कर जाएगा कोई चीज तो इन्फेक्शन करेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, इन्फेक्शन होगा। तो वो सारे जब वायरस, एक उसके लिए क्या चाहिए? ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, एक अच्छा वायरुलेंट होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हम बात करें, खैर इन पे अभी चर्चा हम ना करें, तो हम बात करें सिर्फ ब्लाइट की बात करें, तो ब्लाइट का मतलब होता है जैसे सपोज लीफ है, ये लीफ है, लीफ में सुने होंगे, यहां पहले क्या होता है? पहले इसमें क्लोरोफिल मरता है। इसमें क्या मरता है? पहले क्लोरोफिल मरता है। अब क्लोरोफिल मर गया तो क्लोरोफिल का मरना क्या कहलाएगा? क्लोरोसिस। अब क्लोरोफिल मरेगा तो इफेक्ट क्या होगा? पत्ती पीली पड़ जाएगी, मतलब येलोइंग ऑफ लीफ। परिभाषा क्या होगी? येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। क्लोरोफिल की कमी से पत्ती का पीला पड़ना क्या कहलाएगा? क्लोरोसिस कहलाएगा। लेकिन डाइंग ऑफ टिश्यू, जब उत्तकों का मरना क्या कहलाएगा? नेक्रोसिस कहलाएगा। दोनों शब्दों को ध्यान रखें, उत्तकों का मरना नेक्रोसिस और पत्ती का पीला पड़ना क्लोरोफिल की कमी से क्या कहलाएगा? क्लोरोसिस। क्लियर होगी बातें? इन बातों, इसको काइटा ब्लाइट में आपका पहले क्लोरोसिस होगा, फिर नेक्रोसिस हो जाएगा। पहले ये क्या करेगा? पहले वो मर जाएंगे क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मरने के बाद वो पत्ती, नेक्रोसिस मतलब वो टिश्यू डेड हो जाएंगे और डिकेड हो जाएंगे धीरे धीरे करके, खराब होने लगे टिश्यू, वो ब्लाइट का रूप ले लेगा, ब्लाइट में चल जाना। अब एस्कोकाइटा, इसका याद करना बहुत आसान होगा। एस्कोकाइटा ब्लाइट, एस्कोकाइटा ब्लाइट राबी नामक, एस्कोकाइटा ब्लाइट राबी नामक कवक के कारण होता है। ये किससे होता है? एस्कोकाइटा ब्लाइट राबी नामक कवक के, कॉजल ऑर्गन क्या है, इसका कारण क्या, किस कारण से होता है? एस्कोकाइटा ब्लाइट राबी नामक कवक के कारण होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके लिए इसकी प्रतिरोधी प्रजाति गौरव। इसकी प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? गौरव। एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति गौरव। चने को हम थीरम या कैप्टान से उपचारित करते हैं 3 ग्राम दवा पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, क्योंकि सीड बड़ा है तो 3 ग्राम दवा पर केजी आप सीड के हिसाब से यूज करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब हम कीट की बात करें और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कीट की इसकी बात कर लें, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे विभिन्न क्रॉपों में भी।
पॉड बोरर, फली वेधक, फली वेधक, पॉड बोरर या फली वेधक, पॉड बोरर। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोबर्पा, हेलिकोबर्पा, हेलिकोबर्पा। सूरज चल नहीं रहा है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके जैविक नियंत्रण के लिए अगर पूछे हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा का जैविक नियंत्रण किससे करते हैं तो एनपीवी से, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। कौन सा वायरस प्रयोग करेंगे? एनपीवी का प्रयोग करते हैं इसके नियंत्रण, जैविक नियंत्रण के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, पहली पॉइंट। दूसरा, हम इसके पता लगाने के लिए हम 5 फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 5 फेरोमोन ट्रैप करेंगे। किसके लिए? मॉनिटरिंग के लिए। और अगर इसकी संख्या हमने 20 कर दी तो कंट्रोलिंग के लिए। अगर पूछे कितने फेरोमोन ट्रैप की चने में फली वेधक कीट के कंट्रोल के लिए, क्वेश्चन बनेगा चने में फली वेधक कीट के कंट्रोल के लिए कितने फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर में लगाने चाहिए तो 20। और मॉनिटरिंग के लिए कितने लगाने चाहिए तो 5। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? दिस द इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेड फ्रॉम प्लास्टिक और मेटल्स, जो भी कह लो आप, मेटल से भी बना होता है, प्लास्टिक से भी बने होते हैं। इसमें इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या करता है ये कीट आकर के, और ये इधर पॉलिथीन या प्लास्टिक लगा होता है, यहां ये जुड़े होते हैं ये, और यहां हम फीमेल का हार्मोन लगा देते हैं, यहां से मेल आएगा अट्रैक्ट होकर के और ये गिर जाता है इसमें। सुबह जाकर तुम हथौड़ी कचौड़ी से मार मार कर मार डालते हो। ये है आपका फेरोमोन ट्रैप, इस सिस्टम से चलता है। खैर, एनपीवी का प्रयोग करते हैं जैविक नियंत्रण के लिए। दोनों नहीं, मान लो ये भी नहीं, यू भी नहीं, तब हम लास्ट केमिकल है हमारे पास, तो केमिकल आप मोनोक्रोटोफास प्रयोग कर लो, इंडोसल्फान 35 जो आपको, लेकिन सब बंद हो गए हैं। ये सब जितने नाम हम ले रहे हैं सब बंद हैं। अब जो भी चीजें आएंगी वो आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन जो किताबों में है तो एक तो आपका मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करें या इंडोसल्फान 35cc का प्रयोग कर ले, वो आपका काम कर जाएगा। ठीक, और आपका फास्फेमिडान भी यूज कर सकते हैं, फास्फेमिडान भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बात हो गई। लास्ट हम एक कीट का नाम बता दें, कटवर्म। सेम इसका भी प्रोसेस यही रखेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए आप एनपीवी उसमें नहीं प्रयोग करेंगे, बाकी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो हम कटवर्म, कटवर्म, कटवर्म मतलब कटवा कीट। इसको मतलब ये काट देता है सारी फलियों को और सारे उसके ब्रांचेज को। इसका वैज्ञानिक एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस, एग्रोटिस इप्सिलोन, एप्सिलोन। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी दूसरी भी बातें की, दूसरे क्वेश्चन जहां से बन जाते हैं कभी कभी उनकी भी बातें कर ली है इस चैप्टर में। और धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। एग्रोटिस इप्सिलोन होता है और आपका उपज अगर लिख लें तो 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। ठीक, और सॉरी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज। और अगर काबुली चने की उपज की बात करें तो आपका 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। काबुली चने 12 से ना लिखें आप, 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर काबुली चने की उपज हो जाती है। कहीं कहीं 10 से 12 ही मिलता है, तो आप 10 से 12 भी लिख सकते हैं। ठीक, 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर काबुली चने की, 20 से 25 कुंटल आपके देसी चने की, भूरे चने की होती है। और हमने शॉर्ट में जितना कोशिश किया, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमने पढ़ा दिया है। आप इसको ध्यान से अपना पढ़ेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, जो भी 2 4 5 1 आध 2 पेज में हो जाए। आई थिंक इससे कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बेस्ट आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बेटा।